जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 27 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका हमारा आज का पहला प्रश्न है। 25 सितंबर 2021 को पहला सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अभी यहाँ पे है सहकारिता मंत्रालय। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सहकारिता सम्मेलन। यहाँ पे सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको बताना चाहिए 25 सितंबर को मनाते हैं अंत्योदय दिवस। ठीक है, 25 सितंबर को मनाते हैं अंत्योदय दिवस। और यह जो है अंत्योदय दिवस यह हम मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है इनके जन्म दिवस पर हम 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं। और 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसका नाम था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, याद कर लेना। 25 सितंबर 2021 को 25 सितंबर 2014 को एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसका नाम था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, आते हैं प्रश्न के ऊपर जो कि है 25 सितंबर 2021 को पहला सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह पहला सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, अगर बात की जाए से इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे अमित शाह। ठीक है, इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि अमित शाह। और अमित शाह जो है यह इस सहकारिता मंत्रालय जो है, कौन सा सहकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री भी अमित शाह ही हैं। अगर आपसे पूछा गया सहकारिता सम्मेलन जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था सहकार से समृद्धि। ठीक है, याद रखना, इस सम्मेलन का उद्देश्य था सहकार से समृद्धि। तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है भारत सरकार का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है? तो भारत सरकार का नवीनतम मंत्रालय, जैसे मैं आपको बोला, सहकारिता मंत्रालय जो है यह भारत सरकार का नवीनतम मंत्रालय है। और यहाँ के मंत्री यानी सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? तो सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य है सहकार से समृद्धि। ठीक है, आपको याद रखना, सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य है सहकार से समृद्धि। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सहकारी समितियों के संबंध में भाग 9B। ठीक है, भाग 9B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपको बताना चाहिए 9B जो है यह 97वें संविधान, ठीक है, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है? तो आपको पता होना चाहिए सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव है अभय कुमार। कौन है संयुक्त सचिव? सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव है अभय कुमार। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव है अभय कुमार। तो हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न जो कि है हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं PTI, तो यह PTI जो है यह देश की सर्वोच्च समाचार एजेंसी है। ठीक है, कौन सी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है यह देश की सर्वोच्च समाचार एजेंसी है। बात की जाए यह जो PTI जो है यह इसका कार्य कब से शुरू हुआ था? ये मतलब ये कब से कार्य करना इसने शुरू किया? तो इसने शुरू किया 1949 जो है, 1949 से इसने कार्य करना शुरू किया है। बात की जाए इसकी वर्तमान में अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष चुना गया है अविक सरकार को। ठीक है, इसका अध्यक्ष चुना गया है अविक सरकार को। अगर आपसे बात की जाए उपाध्यक्ष, तो इसके उपाध्यक्ष है शांता कुमार। कौन? इसके उपाध्यक्ष है शांता कुमार। शांता कुमार इसके उपाध्यक्ष से बात की जाए कितने जो है वर्ष के लिए इन्हें यह उपाध्यक्ष बनाया गया। इन्हें जो है 2 वर्ष के लिए PTI का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं भारत के वर्तमान महालेख नियंत्रक परीक्षक कौन है? तो भारत के वर्तमान महालेख नियंत्रक परीक्षक यानी CAG, कौन? CAG यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के वर्तमान महालेख नियंत्रक परीक्षक हैं। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी भारत के CEG मुख्य निर्वाचन आयुक्त है
सुशील चंद्रा। कौन? सुशील चंद्रा जो है यह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक है ध्रुति बनर्जी। कौन है? ध्रुति बनर्जी। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, यानी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन। ठीक है दोस्तों, भारत के मुख्य मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अगर आपसे पूछा गया भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वह है सुशील चंद्रा। और अगर आपसे पूछा गया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है यह भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त। तो भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल। ठीक है, भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त है सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जो है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न जो कि है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लियर का निर्माण किया है? तो आपको बताना चाहिए नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है जो कि USA में है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो कि USA में है, इसने एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप बनाई है। ठीक है, इसने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप बनाई है और यह जो माइक्रोचिप है यह सबसे छोटी उड़ने की संरचना मानव द्वारा बनाई गई। ठीक है, यानी यह सबसे छोटी वस्तु है जो कि उड़ सकती है और यह मानव के द्वारा बनाई गई है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस माइक्रोचिप के बारे में। तो यह जो माइक्रोचिप है यह ना ही मोटर से चलती है और ना ही इंजन से चलती है। ठीक है, अब आप पूछो ये किससे चलती है? चलती है हवा से। ठीक है, ये हवा से चलती है और इसको जो है हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर जब ये जो है ऊपर से नीचे गिरेगी, ग्रेविटी के कारण जब ये ऊपर से नीचे गिरेगी तब हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये आराम से गिरे या फिर बहुत ही तेज़ी से गिरे। ठीक है, या फिर तेज़ी से गिरे तो हम इसे आराम से भी लैंड कर सकते हैं। अगर आराम से गिर रही है तो हम इसे तेज़ी से भी लैंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको माइक्रोचिप के बारे में समझ में आ गया। अगर आप पूछा गया कि आखिर इस माइक्रोचिप का आकार कितना है तो यह जो माइक्रोचिप है ये रेत के दाने के बराबर का इसका आकार है। ठीक है, तो मैं जो है आपको इसकी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। दोस्तों आप इसे देख सकते हो, यह एक चींटी है और चींटी के सामने जो है यहाँ पे रखी गई है ये माइक्रोचिप। आपको दिखाता हूँ, चींटी के सामने जो है ये माइक्रोचिप रखी गई है जैसे बनाया नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका ने इसे बनाया है। अगर आप इसे पास से देखना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी दोस्तों। ऐसी है ये माइक्रोचिप। ठीक है, ऐसी ये माइक्रोचिप है और आपको बताना चाहिए इसका आकार कितना है, रेत के दाने के बराबर इसका आकार है। यह जो है ना ही मोटर की है, ना ही मोटर से बनी और ना ही इंजन से। ठीक है, इसे जो है ये उड़ती है तो हवा के द्वारा ये उड़ती है। और इसे क्यों बनाया गया है? तो अगर आपसे बात की इसे क्यों बनाया गया है, इसे बनाया गया है वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण से और वायु से जितनी भी बीमारियां होती है उसके अध्ययन के लिए जो है इस माइक्रोचिप को बनाया गया है। इसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि ये तेजी से गिरेगी इसे या फिर इसे लैंड किस तरह करना है, इस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है विश्व का पहला जीवाश्म रहित स्टील का निर्माण किस देश ने किया है? तो जीवाश्म रहित, ठीक है, पहला जीवाश्म रहित स्टील जो है इसे हम कहते हैं ग्रीन स्टील। कौन सी स्टील? ग्रीन स्टील जो है हम इसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा इस ग्रीन स्टील को किसने बनाया है
तो इस ग्रीन स्टील को बनाया है डेनमार्क देश ने, ठीक है। डेनमार्क जो है इसने जो है इस ग्रीन स्टील का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वायु प्रदूषण को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं लाइकेन का, ठीक है। लाइकेन का हम उपयोग करते हैं वायु प्रदूषण को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ लगाया जा रहा है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज जो है यह लगाया जा रहा है नीदरलैंड के अंदर। और अगर इसमें पूछा गया नीदरलैंड के अंदर कहाँ पर, तो नीदरलैंड के अंदर जो एम्स्टर्डम जो जगह है, ठीक है, एम्स्टर्डम जो जगह है इसके अंदर। और अगर आपसे नीदरलैंड जो है इसके अंदर एक सिटी है जिसका नाम है द हैग, ठीक है। इसके अंदर एक सिटी है जिसका नाम है द हैग। और आपको बताना चाहिए द हैग के अंदर जो है एक संस्था का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आखिर वो संस्थान कौन से है यह आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर खोलने की घोषणा की गई है? तो सिंधु विश्वविद्यालय जो है यह हाल ही में लेह लद्दाख के अंदर खोलने की घोषणा की गई है इसकी। तो हम देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न जो कि है, भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर 2021 तक कहाँ पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रही है? आपसे बात की जाए यह कब से कब तक, कौन सा विजय सांस्कृतिक महोत्सव जो है कब से कब तक? तो दोस्तों यह जो विजय सांस्कृतिक महोत्सव जो है इसका आयोजन होने जा रहा है 26 से 29 सितंबर के बीच में, ठीक है। और बताना चाहिए 3 दिसंबर 1971 जो है 3 दिसंबर 1971 को जो है एक युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध शुरू हुआ था जिसे हम कहते हैं 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसके अंदर जो है भारत जो है इसने पाकिस्तान से जो है अफगानिस्तान को आज़ादी दिलाई थी। और यह युद्ध जो है यह 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान की सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया था और भारतीय सेना जीत गई थी। और जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश जो था उस दिन आज़ाद हुआ था, ठीक है दोस्तों। और इसके जो है कुल 50 वर्ष होने के बाद, ठीक है, स्वर्ण जयंती के बाद जो है सेना ने जो है भारतीय सेना ने विजय सांस्कृतिक महोत्सव जो है इसको आयोजन किया है। इसको आयोजित किया है कब से कब तक? 26 सितंबर से 29 सितंबर तक इसका आयोजन कहाँ होगा? कोलकाता के अंदर। तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं, डुरंड ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो डुरंड ट्रॉफी है इसका आयोजन किया जाएगा कोलकाता के अंदर। अब बात की जाए तो डुरंड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इस डुरंड ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल खेल से। अगला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, ठीक है। कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन माई सहेली कहाँ से शुरू हुआ? तो यह जो ऑपरेशन माई सहेली है यह दक्षिण पूर्वी रेलवे से शुरू हुआ। अगर आपसे बात की दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता। अब इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेशन का उद्देश्य है कि जब भी कोई अगर महिला जो है वह अपने डेस्टिनेशन से अगर ट्रेन से कोई जा रही हो तो उसका जो है उसे जो है उस महिला का जो है सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से जो है उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, यही ऑपरेशन माई सहेली का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है यह आयोजित किया जा रहा है लेह लद्दाख के अंदर। अगर आपसे बात की जाए इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत किस फिल्म से हुई थी? तो इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी शेरशाह जो फिल्म है इससे जो है इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह लेह लद्दाख के अंदर आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेट्रो कहाँ आरंभ हुई? तो भारत की पहली मेट्रो आरंभ हुई है 1984 में। यह आरंभ हुई थी कहाँ से? तो ये कोलकाता के अंदर 1984 में यह भारत की पहली मेट्रो आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ आरंभ हुई? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है यह आरंभ हुई है कोलकाता के
कोलकाता में। और अगर आपसे बात की जाए किस नदी में जो है यह पहली अंडर वाटर मेट्रो आरंभ हुई है, तो यह हुई है हुगली नदी में। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न जो कि है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी है। तो यह जो है आपको बताना चाहिए BSI यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1890 में। इसकी स्थापना हुई थी कि इसकी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की जो 1890 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। और यह इसके द्वारा एक जो है एक आप समझिए एक इंडेक्स जारी किया गया जिसके अंदर जो है जिसका नाम था प्लांट डिस्कवरी 2020। ठीक है, तो इस प्लांट डिस्कवरी 2020 के तहत जो है भारत के अंदर कुल नई वनस्पतियों की प्रजातियां मिली हैं। और अगर आपसे बात कीजिए कितनी वनस्पतियों की प्रजाति है, तो वह है 276 जो है नई वनस्पतियों की प्रजाति। ठीक है, नई वनस्पतियों की प्रजाति है। अगर आपसे बात की जाए इस इंडेक्स के तहत भारत के अंदर कुल कितनी वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, तो भारत के अंदर कुल जो है 45,000 से अधिक जो है वनस्पतियों की प्रजातियां हैं। अगर आपसे बात की जाए भारत के अंदर इसी प्लांट डिस्कवरी 2020 के तहत जो है भारत के अंदर सर्वाधिक वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत के अंदर सर्वाधिक वनस्पतियां पाई जाती है पश्चिमी घाट के अंदर। कहाँ पर? पश्चिमी घाट के अंदर बात की जाए कितनी प्रतिशत वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो इसके अंदर पूरे भारत की 22% जो है वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस में हम मनाते हैं 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है अमेजोन वर्षा वन जो है इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता के अंदर। अगला प्रश्न है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से कब से तथा कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है, तो आपको बताना चाहिए जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है बात की जाए कहाँ से, तो यह जो है देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से। कब से? तो 1987 से। ठीक है, देहरादून से 1987 से तथा कितने वर्षों के अंतराल, तो 2 वर्षों के अंतराल में। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है देहरादून से कब से, तो 1987 से 2 वर्षों के अंतराल में जो है जारी होती है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में खोजी गई पायरोस्टिया लालजी किसकी प्रजाति है, तो ये तो पायरोस्टिया लालजी है। पायरोस्टिया लालजी जो है यह एक कॉफी की प्रजाति है। अगर आपसे बात की जाए रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है, रेड डाटा बुक, तो यह जारी करती है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो यह किसका है? IUCN का फॉर्मूला। और रेड डाटा बुक जो है यह IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है यह जारी करती है। कौन सी बुक? रेड डाटा बुक। तो हम देखते हैं हमारा आज का 6th क्वेश्चन जो कि है राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा गुलाब क्या है, तो आपको बताना चाहिए गुलाब जो है एक चक्रवर्ती तूफान है। ठीक है, चक्रवर्ती तूफान है। अगर बात की जाए इसका नामकरण किसने किया है, तो इस गुलाब यानी चक्रवर्ती तूफान का नामकरण किया है पाकिस्तान ने। और बात की जाए यह तूफान कहाँ आया है, यह तूफान आया है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। अगर आपसे बात की जाए बंगाल की खाड़ी में अगर किन किन देशों की सीमा जो है यह बंगाल की खाड़ी से टच होती है, तो यह है पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, और तीसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है आंध्र प्रदेश। चक्रवाती तूफान है, नामकरण पाकिस्तान ने किया, बंगाल की खाड़ी में आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं चक्रवात की दिशा। तो अगर आपसे पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
एंटी क्लॉकवाइज जो है ये उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा। बात की जाए दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा है क्लॉकवाइज, ठीक है, याद रखना। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। अगर आपसे पूछा गया हरिकेन तूफान, ठीक है, कौन सा हरिकेन, ठीक है दोस्तों, हरिकेन तूफान जो अगर आपसे पूछा गया किस देश से टकराया है, तो यह टकरा है अमेरिका से, जो है यह हरिकेन तूफान टकरा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है निसर्ग। निसर्ग जो है यह एक तूफान है जो कि अरब सागर में है, ठीक है, निसर्ग। अगला है ताउते। ताउते जो है ये 2020 का पहला चक्रवात है, ठीक है, याद रखना। ताउते जो है ये 2020 का पहला चक्रवात है। अगर आपसे पूछा गया यास चक्रवात जो है इसका, दोस्तों आपको याद रखना यास जो तूफान है इसका नाम, इसे नाम किसने दिया है, तो इस यास तूफान को नाम दिया है ओमान जो देश है इसने इस यास तूफान को नाम दिया है। और यह कहाँ पे उत्पन्न हुआ, तो यह जो यास तूफान है यह उत्पन्न हुआ बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो हम देखते हैं आज का 7वां प्रश्न जो कि है हाल ही में किस देश की सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन जो है इसके अंदर तेजी से बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव का कारण था कि चीन के द्वारा जो है लेन देन के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने की घोषणा की थी, ठीक है। पहला कारण था बिटकॉइन के अंदर तेजी से जो बदलाव हुए थे, तो उसके अंदर पहला कारण था चीन जो है इसके द्वारा लेन देन के अंदर जो है बिटकॉइन का इस्तेमाल हो, इसीलिए जो है बिटकॉइन के अंदर तेजी से बदलाव था, इसका पहला कारण है। और दूसरा कारण है एलॉन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी और बहुत सारी कंपनियों के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि वह भी लेन देन के अंदर जो है बिटकॉइन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो है बिटकॉइन जो है इसके अंदर तेजी से बदलाव हुए थे और बिटकॉइन की जो प्राइस है बहुत आगे तक चली गई थी। लेकिन जो है चाइना ने डबल जो है क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के लिए जो है प्रतिबंध कर दिया, ठीक है, याद रखना है। क्रिप्टो करेंसी जो है इसको लेन देन के लिए प्रतिबंध कर दिया और इसे अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। और इन्होंने जो दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार जो है इन्होंने कहा है ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर तेजी से उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए जो है इन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को जो है लेन देन के लिए प्रतिबंध कर दिया है और इसे जो है अवैध घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। अब हम देखते हैं चीन के बारे में कुछ। तो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ठीक है। शी जिनपिंग जो है चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और अगर आपसे बात करें चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और आपसे पूछा गया चीन की व्यापारिक राजधानी, तो चीन की व्यापारिक राजधानी है शंघाई और राजधानी है बीजिंग, ठीक है, व्यापारिक राजधानी शंघाई। अगर आपसे पूछा गया कि एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह जो है चाइना में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि चाइना की मुद्रा क्या है, तो चाइना की मुद्रा है युआन, जिसे हम रेम्बी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको याद रखना है चीन की मुद्रा है युआन, ठीक है। चीन की मुद्रा क्या है, युआन। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इसकी राजधानी है बीजिंग और व्यापारिक राजधानी है शंघाई, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यानी यांगटीसी नदी जो है यह इस चीन से जो है यह गुजरती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है, तो बिटकॉइन जो है इसको लीगल घोषित किया है एल सल्वाडोर जो है इसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिटकॉइन के जनक कौन है। अगर आपसे पूछा गया कि बिटकॉइन के जनक कौन है, तो बिटकॉइन के जनक थे सातोशी
नाकामोतो, ठीक है, याद रखना सातोशी नाकामोतो जो है, सातोशी नाकामोतो, यह जो है बिटकॉइन के जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कहाँ के हैं, तो सातोशी नाकामोतो जो है यह जापान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो शंघाई सहयोग संगठन है, इसके अंदर कुल 9 देश हैं, ठीक है, इसके अंदर कुल 9 देश हैं और इसका मुख्यालय स्थित है बीजिंग के अंदर। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। और अगर आपसे पूछा कि जुरोंग किस देश का रोवर है, ठीक है, याद रखना जुरोंग जो रोवर है यह चाइना का रोवर है। और अगर आपसे पूछा गया किस ग्रह पर है, तो यह जो है मंगल ग्रह पर गया है, ठीक है, किसका रोवर है, चाइना का रोवर, क्या नाम है, जुरोंग रोवर। अगला प्रश्न है चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वह कहते हैं हम हवागहो जो नदी है इसे हम चीन का शोक कहते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न जो कि है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस हम मनाते हैं 27 सितंबर को, ठीक है, 27 सितंबर को जो है हम प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा गया कि विश्व पर्यटन जो संस्था है इसने किस वर्ष को सबसे खराब वर्ष घोषित किया है, तो इस पर्यटन संस्था ने 2020 को, याद रखना 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। अगर आपसे पूछा गया इस बार की 27 सितंबर 2021 की थीम क्या थी, ठीक है, याद रखना इस बार की 27 सितंबर 2021 यानी विश्व पर्यटन दिवस 2021 की 27 सितंबर 2021 की थीम क्या थी, तो इस बार की इसकी थीम थी पर्यटन और रोजगार, ठीक है, पर्यटन और रोजगार जो है इसकी इस बार की थीम थी। अगर आपसे पूछा गया कि इस विश्व पर्यटन दिवस को कब से मनाया जाता है, तो ये जो विश्व पर्यटन दिवस है इसे हम 1980 से मनाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं 9 जनवरी को, ठीक है, हम इसे मनाते हैं 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा गया विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछा गया विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं 11 जुलाई को, 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस, तो विश्व एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है, विश्व एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। अगर आपसे पूछा गया विश्व मुद्रा दिवस, विश्व मृदा दिवस, ठीक है, कौन सा दिवस, विश्व मृदा दिवस। तो विश्व मृदा दिवस हम मनाते हैं 5 दिसंबर को जो है हम विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न जो कि है हाल ही में किस राज्य की सोजित मेहंदी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जो जीआई टैग है इसी को हम जो है हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक, ठीक है, इस भौगोलिक संकेतक जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं जीआई टैग। बात की जाए प्रश्न के अनुसार सोजित मेहंदी जो है इस सोजित मेहंदी का जीआई टैग किसे मिला है, तो इस सोजित मेहंदी का जीआई टैग मिला है राजस्थान को, ठीक है, राजस्थान को मिला है। और अगर आपसे पूछा गया कि यह जो जीआई टैग है यह कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, जीआई टैग जो है यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है, याद रखना जीआई टैग जो है यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं जीआई किन किन सिटीज़ को कौन कौन सा जीआई टैग मिला है। तो आपको बता दूं बगरू प्रिंट जो है, बगरू प्रिंट यह मिला है, यह बगरू प्रिंट का जीआई टैग मिला है जयपुर को। आपको यह सब कुछ नोट कर लेना है कौन सा जीआई टैग किस किस को मिला है, किस किस सिटी को मिला है, ठीक है। तो बगरू प्रिंट जीआई टैग मिला है जयपुर को। बीकानेरी भुजिया जीआई टैग मिला है बीकानेर को, ठीक है, बीकानेरी भुजिया जीआई टैग मिला है बीकानेर को। ब्लू पॉटरी, ठीक है, ब्लू पॉटरी यह जीआई टैग मिला है जयपुर को। और आपसे पूछा गया मकराना संगमरमर,
संगमर, ठीक है, मकराना संगमर, यह जीआई टैग मिला है नागौर को। मकराना संगमर, ठीक है। मोलेला मिट्टी कार्य, ठीक है, मोलेला मिट्टी कार्य, मोलेला मिट्टी कार्य जो है, तो याद रखना है दोस्तों, राजसमंद जो है दोस्तों से दिया गया है मोलेला मिट्टी कार्य का जीआई टैग, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया सोहराई खोवर जीआई टैग, ठीक है, सोहराई खोवर जीआई का जीआई टैग, यानी एक तरह से ये जो सोहराई खोवर है, ये एक पेंटिंग है, ठीक है, और इसका जीआई टैग मिला है झारखंड को। अगर आपसे पूछा गया कश्मीरी केसर जीआई टैग, तो कश्मीरी केसर जीआई टैग मिला है कश्मीर को। अगर आपसे पूछा गया हाथी मिर्च का जीआई टैग, तो हाथी मिर्च जो है इसका जीआई टैग मिला है मणिपुर को। अगर आपसे पूछा गया तेजपुर लीची का जीआई टैग, तो तेजपुर लीची का जीआई टैग मिला है असम को, ठीक है, तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को मिला है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग, आपको इन सभी को नोट कर लेना है और याद करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न, यानी आखिरी प्रश्न, जो कि है यहाँ पे है सितंबर, ठीक है, सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र, ठीक है, 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछा गया इसके अंदर कुल कितने सदस्य हैं, इसके अंदर कुल कितने सदस्य देश है, तो इसके अंदर है कुल 193 सदस्य देश इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर हैं। और इसके अंदर जो एक देश है, इन 93 में से हर एक देश को एक वोट देने का अधिकार है, ठीक है, यानी 193 देश है, तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? कुल वोटों की संख्या होगी 193। हर एक देश को एक वोट देने का अधिकार है। और बात की जाए प्रश्न के अनुसार इसके 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसके 76वें सत्र की अध्यक्षता की गई है अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा, ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा जो है इसके 76वें सत्र की अध्यक्षता की गई। और अब्दुल्ला शाहिद जो है यह मालदीव के विदेश मंत्री हैं। कौन? किसके? मालदीव जो है इसके विदेश मंत्री कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। तो यही था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। अगर आपको 27 सितंबर 2021 का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।